अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। आज इस साल का आखिरी दिन है। हमने हर किस्म का हिस्सा और बीमारी को कवर किया। हमारी कोशिश रही कि हम आपको बता सकें कि किस तरह अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पिछले 2 सालों की बनिस्बत ये साल फिर भी कुछ बेहतर रहा। अल्लाह करे कि आइंदा जो नेक्स्ट आने वाला साल है वो भी हमारे लिए बहुत सारी सेहत लाए, बहुत सारी खुशहाली लाए और हम सब जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हों। हमने दिल की बात की, दिमाग की बात की, गुर्दों की बात की, हर हिस्से को और स्पेशली मैदे को तो कुछ ज़्यादा ही कवर कर लिया, लेकिन दांतों को भी कवर किया। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सर्दियों से बहुत ज़्यादा पर्टेनिंग है। खूब ठंड बढ़ चुकी है, हर किसी के जो गोडे गिट्टे हैं वो चू चू भी कर रहे हैं और गोडों गिट्टों का जो दर्द होता है या कमर का दर्द वो ऑलमोस्ट हमारी नेशनल बीमारी बन के रह गई है। औरतें तो बेचारी जैसे ही 35 क्रॉस करती हैं वो अपने गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है इन दर्दों से इफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि जो एक हिस्सा रह गया है और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी हड्डियां, उनके डॉक्टर को आज जो हम इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर अनवार कियानी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पोर्ट्स सर्जन भी है और AK ऑर्थोपेडिक्स जो DHA में है वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑफ इस्लामाबाद, मारूफ, एक्सेट्रा में ये अपनी सर्जरी भी करते हैं। तो आज इन डिटेल से आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए भाई, कि क्यों हमारे जो गोडे हैं या नीज है वो रह जाते हैं, क्या उसका एक ही ट्रीटमेंट है या इन सख्त सर्दियों में और वैसे भी लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लेकर आए ताकि हम इस डिसेबिलिटी, इस डिफॉर्मिटी और इस पेन से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साल का आखिरी प्रोग्राम, बट थैंक यू फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अनवार, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नीज की, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ सबको, ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन को नी का प्रॉब्लम होता है और या तो वो बेचारे जो है वो पेन किलर्स ले लेके अपना बिल्कुल ही गुर्दा और मैदा खराब कर देते हैं या फिर ये करते हैं कि फौरन नी रिप्लेसमेंट। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि नी प्रॉब्लम किसको होती है, क्यों होती है, क्या है? देखिए, नी प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है और ओल्ड एज में तो सूनर और लेटर होती ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नी प्रॉब्लम्स की है वो इनएक्टिविटी है। जो हम लोग अपने अगर जोड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारी लाइफस्टाइल, जब से मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसको मैं कहूँगा कि लोग आराम से बैठना पसंद करते हैं। एक्सरसाइज किसी शख्स को भी, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पसंद नहीं है। और डेली बेसिस पे जब हम चलते फिरते नहीं हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, जो नी है उसके मसल्स होते हैं फ्रंट पे भी, आगे भी और पीछे भी, तो वो अगर स्ट्रेंथनिंग हो, बैलेंस्ड हो तो उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती है, उसका अच्छी तरह से वो काम करता है। तो दूसरा जो घुटने के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है, जो फ़र्ज़ करें कार्टिलेज है और मेनिस्कस है कार्टिलेज और मेनिस्कस की जो न्यूट्रिशन होती है, जो समझ लें उसको खुराक मिलती है, तो वो लोडिंग अनलोडिंग से मिलती है। जिसका मतलब ये है कि आप जब चलते हैं तो घुटना ऊपर नीचे होगा तो उसके अंदर फ्लूइड डिफ्यूजन के ज़रिए जाएगी। तो अगर आप सारा दिन सोफ़े पे बैठे रहें या बेड पे लेट के TV देखते रहें और एक्सरसाइज से आपको सख्त नफरत हो तो फिर आपके घुटने सूनर और लेटर खराब होंगे। इसलिए तो हमारी औरतें जो हैं वो, आप देखिए वहाँ की औरतें कितनी एक्टिव होती हैं और यहाँ पे हमारी औरतें फौरन 35 के बाद घुटना भी पकड़ लेती हैं और उसके बाद फिर वेट गेन भी करना शुरू हो जाती है ना, बिकॉज वो मूव नहीं कर सकती। जो दूसरा इसका एलिमेंट है वो है वेट। हमारे यहाँ वेट वॉचर्स बहुत कम हैं कि जिनको ये हो कि हमारा वज़न कम रहे, क्योंकि घुटने ऐसे ही हैं कि दे आर लोड बेयरिंग। जितना भी हमारा वज़न होगा वो घुटने उठाएंगे। और मैं अपने मरीज़ों को आसानी से समझाने के लिए कहता हूँ कि अब देखें जैसे गाड़ी में टायर काम करते हैं, इसी तरह हमारे घुटने जितना लोड ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ये घिसेंगे, क्योंकि घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। उसकी जो वो एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो जो भी कभी इंजरी हो या चोट लगे या कोई फ़र्ज़ करें कट आ जाता है, ख़राश आ जाती है, तो हीलिंग, जब ब्लड वहाँ जाता है तो हीलिंग होती है। तो अगर कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता वेयर एंड टेयर होता है या उसमें डैमेज आता है, जैसे यंग पेशेंट में स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं, डैमेज आता है, तो वो इटसेल्फ रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन वाइज जैसे इसकी हेल्थ के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रिस्क वॉक भी करते हैं, इट्स इक्वल टू रनिंग।
अगर आप अच्छा। ब्रिस्क वॉक तो वॉकिंग और रनिंग अच्छी है क्या, क्लाइंबिंग या हाइकिंग? हमारे पास तो इस्लामाबाद में बहुत हिल्स है, आप इसको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, या स्टेयर्स लेना अच्छा होता है कि नहीं? देखें, स्टेयर्स, क्लाइंबिंग और हाइकिंग ये तो उन लोगों के लिए जो फिट लोग हैं। आप अच्छा। पहले दिन ही कोई क्लाइंबिंग और हाइकिंग नहीं, पे आज जाएगा तो रेजोल्यूशन बनाएंगे ना, आज न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होगा हमारे सारे व्यूअर्स का कि वो आज से क्लाइंबिंग, हाइकिंग, रनिंग सब शुरू नहीं, करेंगे। दे शुड स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉकिंग अच्छा। और जॉगिंग, और दे शुड बिल्ड देयर मसल स्ट्रेंथ एंड देन दे शुड गो फॉर हाइकिंग, कि ठीक है। पहले अपने आप को अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करें। हाइकिंग फॉर सेक ऑफ हम जाते जो हैं वो एंजॉय करने जाते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं। हम इस्लामाबाद में यहाँ पे ट्रैक्स हैं, हाइकिंग ट्रैक्स हैं, हर कोई वो ट्रैक पूरा नहीं कर सकता। I've known few of the people, they said अच्छा। they'll never gonna go back again, क्योंकि वहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप क्लाइंब हाँ, वो लेकिन करते हैं आदत आप हो तो जाती तो है। मैं हो तो हर जाती है। संडे करती हूँ पूरा दैट्स वेरी गुड, हाइक, सो इट्स रियली गुड, यू नो, एक्चुअली इट दैट्स वेरी हेल्प्स योर गुड। नीज। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि हर किसी को नी रिप्लेसमेंट की तरफ भेज रहे हैं, सो व्हाट देखें इज दिस ट्रेंड, और किस स्टेज पे आप भेज सकते हैं, और वो कौन सी बीमारियां हैं जो घुटनों से रिलेटेड है? देखिए, नी की अगर बात करते हैं, और किसी भी, मैं हिप या शोल्डर में भी ऐसे ही है कि आर्थराइटिस की बात करते हैं। आर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक एज से रिलेटेड होता है, ठीक जैसे है। हम एजिंग के साथ साथ वेयर एंड टेयर होता है, जो समझ लें कि कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर वेट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये कम से स्ट्रॉन्ग कम हो होता जाएगा। जाएगा। ठीक। दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है, जेनेटिक एस्पेक्ट होता है। अगर फैमिली में आर्थराइटिस रन करता है तो दैट पर्सन, वो लोग जो हैं एट द एंड ऑफ द डे उनको भी आर्थराइटिस हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट के मेरे जो पेशेंट आते हैं, मैं सबको एडवाइस नहीं करता। आई ट्राई माई बेस्ट कि वो पहले जो बाकी मेजर्स हैं, जैसे हम वेस्ट में करते हैं, यूके में जैसे प्रैक्टिस है कि वी गिव देम सम पेन किलर्स टू स्टार्ट विद, कुछ पेन किलर्स देते हैं, कुछ और मेडिसिन देते हैं, ताकि उनके, और साथ उनको एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, और फिजियोथेरापिस्ट हैं उनके पास भी भेजते हैं, ताकि वो मेहनत करें, वेट रिड्यूस करें। इससे बहुत से लोग बेहतर हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं कि अगर हम आर्थराइटिस की ग्रेडिंग पे बात करें, तो इनिशियली जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। फिर उसमें हम जिसे कहते हैं कि फिशर्स या वो होते हैं, जैसे उर्दू में अगर बताऊं तो दरारें पड़ती हैं। ठीक तो है। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं। इस स्टेज पे अगर पेशेंट होता है तो उनकी सिलेक्शन वो एक्सरेज और एमआरआई से करके हम इस स्टेज तक हम उनको पीआरपी, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो इसकी जो ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो हीलिंग में हेल्प करते डॉक्टर हैं। साहब, इसमें थोड़ा सा पेशेंट्स को ज़रूर समझाएं कि वो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद सिर्फ स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो कि फ़ौरन आपको आराम तो दे देता है लेकिन लॉन्ग कोर्स में अच्छा नहीं होता, वही इसका हल है। आप इनको प्लीज़ डिफरेंस बताइए, एक स्टेरॉयड इंजेक्शन का, एक सिलिकॉन या फिलर का जो वो कर जी देते जी। हैं, और साथ पीआरपी जो कि ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव फ्रॉम योर ओन ब्लड है, विच एक्चुअली हेल्प इन इट्स हीलिंग। इसमें थोड़ा सा फ़र्क। और आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ स्टेम सेल, और वो कहते हैं भाई आप थूक से ले लें, फैट से ले लें, बालों से ले लें, और हम स्टेम सेल लगा रहे हैं, और बहुत महंगा प्रोसीजर है, और एक्चुअली फिजियोथेरेपी से हील हो रहा होता है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो जो स्टेरॉयड लोकल एनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक कॉमन इंजेक्शन है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, यूके यूएस में भी यूज़ होता है। और ये उन पेशेंट में होता है कि 65-70 में हैं, उनका आर्थराइटिस है, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते या ऑपरेशन करा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अ सोल्यूशन फॉर देम। ये घुटना ख़राब नहीं करता, ये ख़राब घुटने में लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ रहे, कि दर्द का आराम रहे। ये यूजुअली 3 से 4 महीने, 5 महीने इतना रिलीफ दे सकता है, ताकि उन्हें पेन किलर्स कम से कम खाने पड़े। ठीक है। अब जब ये कुछ पेशेंट वहाँ पर भी रिपीटेटिवली हर 3-4 महीने बाद इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो हम ऐड करते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड के डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि पाकिस्तान में बनते नहीं हैं, तो वो फिलर के तौर पे वो बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि जॉइंट में फ्रिक्शन नहीं होगी। और वो भी, उनकी भी रिसर्च और पेपर्स जो क्लेम करते हैं कि अप टू ईयर एंड हाफ नी बहुत अच्छा रहता है। तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जो यूज़ किए हैं, तो अराउंड 8 to 9 मंथ्स इट गिव्स अ गुड बेनिफिट, विच इज़ अगेन विन विन सिचुएशन है पेशेंट के लिए, कि अगर आपके 8-10 महीने अच्छे गुजर जाते हैं, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, वो भी गुजर जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पीआरपी का बताया, 60 to 70% इफेक्टिव होता है 60 to 70% पेशेंट्स में। अगेन पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब का पहला कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जी गुजरांवाला देसी कॉलोनी से बोल रही हूँ, जी कैंट के पास से। जी जी बताइए क्या इशू है और उम्र जी क्या है मेरा आपकी? नाम शहनाज है, जी एज मेरी 62 है। ठीक है। मुझे बोन्स की बहुत तकलीफ है और मैंने बहुत ज्यादा इसके ना मतलब इलाज करवाया है। बड़ी मैंने मेडिसिन ली है। इधर ही ना लाइफ केयर में डॉक्टर मोहल्ले के जाज, फिर डॉक्टर चट्टा साहब हैं गुजरांवाला से। तो जब एक्सरे कराती हूँ तो घुटनों के अंदर खलास बहुत ज्यादा है और घुटनों के नीचे अब टांगे काम नहीं करती बिल्कुल। ना मैं उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे परेशानी बनी हुई है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि इसका कोई हल है। ठीक है, थैंक यू जी। तो जी थैंक यू। टिपिकल केस है, जी 62 टिपिकल इयर्स। केस है। जी दूसरा एक और इन्होंने जैसे कहा कि घुटनों के खला दरमियान खला बहुत जी ज़्यादा हो गई है। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट पेशेंट्स को शायद हमारे डॉक्टर्स भी ऐसे बताते हैं या ये खुद परसीव खत्म हो ऐसे गई है करते हैं खला एक्चुअली। कि असल में एक साइड पे खला ख़त्म हो जाती है जो कि प्रॉब्लम है, और दूसरी साइड से घुटना थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा खुला हुआ हाँ लगता है, ऐसे। तो ये कहते हैं जी देखें घुटनों में गैप आ गया है, खला आ गई है। हालांकि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो कार्टिलेज घिस जाता है तो एक साइड से घुटना जो अंदर वो से ऐसे जुड़ धंस जाता है, जाता है मोस्ट ऑफ द कि टाइम अंदर वाली बिल्कुल साइड से, और दर्द भी अंदर वाली साइड पे होता है, राइट। तो वो जुड़ जाता है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि इंजेक्शंस हैं, और दूसरा इनकी एज ग्रुप में एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके लिए एक डेक्सा स्कैन होता है कि बिल्कुल बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है, वो चेक हो जाए। उसके मुताबिक एक खास मेडिसिन होती है, बिस्फोस्फोनेट्स यूज़ बिस्फोस्फोनेट जो करते हैं महीने हम, में एक आध दफा। विटामिन डी यूज़ करते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और साथ एक्टिविटी रखें। बेशक बुजुर्ग इतने तेज़ नहीं चल सकते, जितनी रफ्तार से चल सकते हैं, और हफ्ते जो में चल ना 4-5 सके वो दिन फिर फिजियोथेरेपी जाके उनके वैसे भी तो लेटे हुए भी तो उनको एक्सरसाइजेस वगैरह कराते घर हैं ना। में देखें बैठ के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा भाग के एक्सरसाइज करे। उसके बाद स्ट्रेचेस होते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस होते हैं, बैक के स्ट्रेचेस होते हैं। बैक पेन सबको होता है इसलिए कि वो हिलाते ही नहीं है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे मैं बस आपको कंबल में घुसे कंबल रहते में घुसे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर्दियों में देखें, हम इनएक्टिविटी इतनी होती है, प्लस कोल्ड वेदर होता है, और सर्कुलेशन आप मेटाबॉलिज्म यू वैसे कैन ही लो होता है। इमेजिन के सर्कुलेशन भी कम होती है, ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर बंदे को ही थोड़ा बहुत दर्द कहीं ना कहीं से हो रहा होता है। हाँ तो बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा होता है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, इनको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए थोड़ा देख लेना चाहिए। और घुटने में अगर देखें हो वहाँ गया है जहाँ कहीं पे भी हैं कोई अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से इंजेक्शन लगवा लें, इंजेक्शन जो लगाए, ये नहीं अफोर्ड हुआ कर तो फिर सकते आप हैं, सर्जरी की तो तरफ जाएं। इंशाल्लाह। जी कॉलर, नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? बेटा मैं वकास बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। जी बताइए। तो बेटा मेरे ना शटीका की दर्द है कोई तकरीबन 1.5 साल से जी। ठीक है। तो उसका आराम नहीं आ रहा कोई। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर कोई बता दे तो मेहरबानी इनकी। दवाई बहुत खाई है लेकिन फाका कोई नहीं उसका हुआ जी। चलें ठीक है, शियाटिका की पेन है तो इसमें न्यूरो जी शाइटिका बहुत ही कॉमन है। जी। हमारे ओवरवेट हमारी पॉपुलेशन होती है और इनएक्टिविटी होती है, और ये इसमें हमारी फैट जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी भी वजह से है कि हम वेट लॉस नहीं कर सकते। ठीक है। शाइटिका के लिहाज से मैं जो बात करूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेचेस होती हैं, ठीक है। जो कि क्योंकि शाइटिका एक शाइटिक नर्व है। लोग बिल्कुल, अक्सर वो यहाँ कहते पे हैं नस दब गई है, या हाँ। अजीब अजीब वो वर्ड यूज़ करते हैं। अरकन निसा कहते हैं मेरे अरकुन ख्याल निसा इसको। उर्दू में कहते हैं, आई डोंट नो क्यों कहते हैं। अरकन निसा हालांकि कहते हैं, यानी शाइटिका निसा बहुत मेल्स ज़्यादा में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है, हाँ। किसी में भी हो सकती है। Right. तो एक इतनी मोटी रग होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से 5 रगें मिल के बनाती हैं, इतनी मोटी। और वो बैक ऑफ द, जैसे हमारा बैक से होके बैक ऑफ थाई से नीचे पाँव तक दर्द, कई बार वो बटक से बैक ऑफ थाई और पाँव तक जाता है। कभी कभी सुइयाँ चुभती हैं, कभी ऐसा लगता है कि टांग भारी हो गई है। तो उसका इनिशियल जो मैं सबसे कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी कम से कम 4-6 महीने, और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट भी कराते हैं। जो पढ़े लिखे पेशेंट हैं वो बेशक इसको यूट्यूब पे देख लें। आजकल वेस्ट में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस उन्होंने अपलोड की होती हैं कि ये 5-6 स्ट्रेचेस हैं, डेली बेसिस पे आप करें। ये थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि हमारे जो पेशेंट है ना वो ये समझता है कि फिजियोथेरेपी 1-2 दिन कराई और उसके बाद आराम नहीं आया उसको छोड़ दी। आप थोड़ी सी कंटिन्यूटी के कोई भी आराम लाने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स आपकी फिजियोथेरेपी एंड देन कंटिन्यूअस जरूरत है, ये थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि शायद उसके पास कोई जादू की छड़ी है और वो फ़ौरन ठीक
कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल पैड्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, टेंस मशीन्स हैं, ये यूज़ करते हैं। ये मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता दूं कि इंग्लैंड में मैं 17 साल रहा हूँ, वहाँ नहीं होते ये। वहाँ पेशेंट की मोटिवेशन, पेशेंट को समझाया जाता है, पेशेंट एजुकेशन कि भाई ये एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे ऐसे करोगे, बार बार करोगे, दिन में आधा घंटा इनको दो और ये तुम जारी रखोगे। जैसे इसी तरह की जितनी भी क्रॉनिक पेनफुल कंडीशंस हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो लोग अक्सर ठीक होते हैं तो फ़ौरन छोड़ देते हैं, दोबारा उधर ही आ जाते हैं। तो असल में हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप दिन में अपने जिस्म को, अपनी सेहत को आधा घंटा दे दें, सुबह दे दें, नाश्ते के बाद दे दें, सुबह जो नमाज़ पढ़ते हैं नमाज के बाद दे दें, लेकिन ये चीज़ें आधा घंटा देंगे तो वो आपको सारा दिन अच्छा गुजरेगा, अगले साल अच्छे गुजरेंगे। तो असल चीज़ वो है। जो शाइटिका वाले पेशेंट हैं उनका दूसरी वजह ये होती है कि ये जो पेशेंट ने कॉल की थी कि अपना अगर फ़र्ज़ करें दोनों टांगों में दर्द जा रहा है या वीकनेस फील हो रही है कि टो, बिग टो की या पाँव के अंगूठे की या पाँव ऊपर करते हुए, तो तब हम MRI कराते हैं, देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैक से कोई डिस्क स्लिप होके ये जो 5 रगें साइडों से निकल रही होती हैं उसको दबा रही हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेटल हो जाता है अच्छे पेन किलर्स के साथ और फिजियोथेरेपी के साथ, ये सेटल हो जाता है। वेरी रेयरली एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई मेजर डिस्क बल्ज हो तो उसकी हम डिस्केक्टमी वगैरह करते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जैसे कोई भी आप देखें जंग लग जाता है ना, किसी भी साइकिल को चलती नहीं है तो उसके जॉइंट्स को जंग लग जाता है, अगर मूव करते रहेंगे तो वो जंग नहीं लगेगा। दूसरा लुब्रिकेशन, हम ऑयल डालते हैं ना उन सारे जॉइंट्स में, तो उन लुब्रिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम चलिए मूवमेंट तो करेंगे, अपने आप को ब्लड सप्लाई भी रखेंगे, खाने पीने में क्या रखें? जैसे कहते हैं कैल्शियम, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स आपने कहा अवॉइड करें, मजीद क्या होता है फॉर बोन हेल्थ, गुड बोन हेल्थ? देखें, खाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोन हेल्थ के लिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मिल्क हो, दही, योगर्ट हो, दही, मक्खन, चीज़, और ये सारी चीज़ें। फ़िश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जो आपके बिल्कुल मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे सम हो कल्चर में बहुत कम हो गई हैं। और आजकल देसी घी या मक्खन तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते, कहते हैं इससे बहुत स्मेल आती है, एंड दे इवन लीव द रूम कि ये जो है दिस इज़ बैड, और दैट इज़ एक्चुअली गुड, और दैट इज़ एक्चुअली गुड। तो अब ये चीज़ें हैं, और ये मैंने आपको बताया। दूसरा एक्सरसाइज है, वेट लॉस करना है तो तीसरा डाइट पे आपने नज़र रखनी है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर हम 2-3 रोटियां सुबह दोपहर शाम खाएं और चावल की एक बड़ी बड़ी प्लेटें खाएंगे तो हम जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें हम उसको नहीं कर सकते। डाइट में देखें, प्रोटीन डाइट हो गई, या होता ये है कि इस्लाम भी यही कहता है उतना खाना चाहिए जितनी भूख हो, उससे थोड़ा कम बल्कि खाना चाहिए। और हम सुबह दोपहर शाम हमने वो बनाया हुआ एक मस्ट। वैसे वेस्ट में भी मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड की बात करता हूं कि वहाँ हम सुबह अगर खाते हैं तो शाम को एक खाना खाते हैं, 2 टाइम का खाना खाते हैं। यहाँ लोगों ने 3 टाइम का खाना भी अपने ऊपर मस्ट किया हुआ है। तो ये वेट लॉस एक चीज़, कॉन्शियस होना, एक्सरसाइज करना और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारे यंग टू मिडिल एज ग्रुप में यही मेरी एडवाइस है। और गर्म रखना कितना ज़रूरी है कि हम बहुत लोगों ने पहने होते हैं बहुत सारी चीज़ें, टांगों के ऊपर 4-4 पजामे भी पहने होते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, वो इस तरह है कि कुछ लोग, जैसे ओल्ड एज ग्रुप है, 60s एंड अबव में बात करता हूँ, और ये वो लोग होते हैं जिनको अगर वो सेटल ना हो तो आई आस्क्ड देम कि जी अब आप नी रिप्लेसमेंट करा लें या आप हिप रिप्लेसमेंट करा लें। तो ये वो लोग हैं। तो असल में अगर जो सर्दियों में जैसे हर चीज़ स्टिफ हो जाती है, कोल्ड की वजह से सर्कुलेशन कम होती है, इसी तरह जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, तो दर्द ज़्यादा होता है। तो अगर वो जैसे वो नी ब्रेसेस वगैरह होती हैं, इलास्टिक ब्रेसेस होती हैं, अगर वो उन्हें हेल्प करती हैं, दैट्स गुड। मैं उन्हें एनकरेज करता हूं। आप एडवाइस करेंगे या कोल्ड आइसिंग एडवाइस करेंगे? व्हाट डू यू एडवाइस? आई वुड एडवाइस, देखें पाकिस्तान में तो आइस पैक्स जिनको भी मैंने एडवाइस किया वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब बुखार हो जाता है इससे मुझे, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। तो अगर हॉट पैक से भी उन्हें आराम आता है सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो दैट्स गुड इनफ। जो आइस पैक्स मेनली होते हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ में होते हैं, जिसमें कोई इंजरी हुई, स्वेलिंग हो गई, तो उनको आइस पैक से, या मैं जो स्पोर्ट्स सर्जरी करता हूँ। लेकिन ये स्पोर्ट्स की जब बात आई है तो हमारे तो क्रिकेटर्स, अभी मैच शुरू नहीं हुआ होता, बहुत सारे हर वक्त ही इंजर्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे ये जो इनका बार बार कभी कंधा लटक जाता है, कभी इनके ये डिस्प्लेस हो जाता है, फिर ये हार जाते हैं, तो इसका क्या रीजन है और इसका क्या हल है ताकि ये ना हो इनको बार बार? स्पोर्ट्स, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं या क्रिकेट टीम की बात करें, दे आर एलीट प्लेयर्स, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मेहनत करते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, और वो जो
इंजरीज आती हैं वो क्वाइट अनफॉर्चुनेट होती हैं, जैसे अभी अब T20 वर्ल्ड कप हुआ है, शाहीन शाह को जो इंजरी आई, उनको क्या या इंजरी हुई है वैसे? उनको आई थिंक कि PCL का जो अच्छा, लिगामेंट ठीक के नी के अंदर 2 स्पेशल लिगामेंट होते हैं, और वो ACL टेयर हो PCL, जाते हैं तो वो उसको रिपेयर कराना होता है। वो उसको समटाइम्स दे नीड रिपेयर, और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर पार्शियल इंजरी है तो हम उसको बगैर ऑपरेशन के ट्रीट करते हैं, रिहैब होती है, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो इस तरह की कितना चीज़ें टाइम करते लगता हैं। है इस रिहैब में? रिहैब में डिपेंड्स करता है कि इंजरी कितनी बुरी है। अभी रिसेंटली मैंने एक अंडर 19 एक प्लेयर खेला हुआ है, उसका मैंने ACL रिकंस्ट्रक्शन किया है, उसका मेनिस्कस भी टूटा हुआ था। मेनिस्कस एक रिंग स्ट्रक्चर होता है घुटने के अंदर, हाँ। तो वो 2-3 महीने उसके साथ ही चलता रहा, एंड ही हैज़ टू वेट। और फिर उसने लिया से आके उसने मुझसे सर्जरी भी कराई। अभी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेगा लड़का, तो वो बहुत अच्छा, उसका मेनिस्कस का वो था, वो ट्रिम करना पड़ा, उसका ACL का ग्राफ्ट बना के लगाना पड़ा, और ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल नाउ। मुझे बताइए कि आपने जैसे कहा ना कि ACL रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, ये तो चलो ये तो फिर भी जानते होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होते और वो उसको डिले करते रहते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जल्दी करा लेना बेहतर है। और जो फ्रैक्चर्स हैं, हम फ्रैक्चर्स की भी थोड़ा बात करेंगे, क्रिकेटर्स को भी होता है और बच्चों को, और आजकल बच्चे घर पे हैं, खेलते हैं, कूदते करते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो मालशे के पास ले जाके गलत सलत उसको जुड़ा देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लें। चलिए पहले फ्रैक्चर्स की हाँ। बता देता हूँ कि फ्रैक्चर्स किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को, जवान बंदों को, या बुढ़ापे में ज़्यादा होते हैं। आप जिस मर्जी शहर में हैं, मेक श्योर कि आप सही जगह से इलाज कराएं, क्योंकि एक दफ़ा फ्रैक्चर को अगर गलत इलाज किया जाए, यहाँ जैसे हमारे पेरिफ्री में, देहातों में पहलवान बांध रहा है, ये बांध रहा है, 60-70% वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो पुराने ज़माने में जैसे हड्डी को खींच के ऊपर वो एक फट्टी रख देते हैं और पट्टी लपेट देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यही फ्रैक्चर अगर जॉइंट में है, रिस्ट जॉइंट में आ गया है, और रिस्ट जॉइंट की वो डिस्प्लेस्ड है, तो अगर इस पे उसने पट्टी लगा दी और वो अगर इसमें 6-8 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद बेशक आप मेरे पास आएँ या किसी प्रोफेसर के पास चले जाएं, ही कांट मेक इट बेटर। उसमें फिर उसको कितनी बेहतरी ला सकते हैं, वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो उसमें हम उसको फ्यूज़ करें, जो भी करें। इसी तरह बाकी जोड़ों के बारे में, जहाँ फ्रैक्चर जोड़ के अंदर होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि वो सही इलाज हो, बर वक्त इलाज हो, बाद में उसको दोबारा ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता। एक तो ये है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि स्पोर्ट्स इंजरी के लिहाज से, तो स्पोर्ट्स इंजरी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनको तो पता होता है, घुटने के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, ऐसे क्रॉस्ड वो होते हैं, ACL कहते हैं, एक को सामने वाला एक लिगामेंट होता है, एक बैक वाला होता है। इसी तरह साइड पे 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको मेनिस्कस कहते हैं, और ये मिल के घुटने के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, शॉक अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मोस्ट ऑफ देम उनको पता होता है। जो आम बंदा है, फ़र्ज़ करें जो एलीट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, जो फ़र्ज़ करें फुटबॉलर या क्रिकेटर नहीं है, लेकिन यंग बंदा है, उसको इंजरी होती है, तो इट डिपेंड्स कि मैं उनको कैसे असेस करता हूँ कि एक तो हमें MRI वगैरह देख के हम देखते हैं कि कितनी इंजरी, पार्शियल है, आधा टूटा है, पूरा टूटा है, और साथ फिर उसका मुआयना करके देखना होता है कि इसमें इंस्टेबिलिटी है या नहीं, गिव वे कितना है, क्योंकि जो ये ACL ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है, तो इसमें जो नीचे टांग होती है वो जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो ये जो आगे वाली टांग है उसको आगे जाने से रोकता है। तो अगर वो बिल्कुल ही हो गया, आगे भी होता है, रोटेट भी होता है, तो आप इमेजिन करें जैसे ये घुटने के दरमियान में गैप है, तो ये रोटेट होकर जब वो होता है तो इससे उसको दर्द भी होता है, इससे वो भाग नहीं सकता, इससे वो जो कार्टिलेज है उसकी भी एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, और ओवर द ईयर्स वो ख़राब हो जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये जो हम टेस्ट करते हैं, किसी को भी अगर जोड़ों का मसला है, चाहे वो हड्डियों का कहीं का भी है, तो बेसिकली एडवाइस किया जाता है ना कि आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, RA फैक्टर ये करें, और फिर एक्सरे और MRI और DEXA स्कैन करें। जी जी बिल्कुल ऐसा अच्छा, है। इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे उन पेशेंट्स के लिए जिनको गाउट होता है या यूरिक एसिड रेज्ड होता है, क्योंकि उनका भी तो जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा उनके ऊपर भी उनका भी बताइए। सबसे पहले तो बहुत सी मिसकंसेप्शन है कि पूरे पाकिस्तान में समझा जाता है कि कैल्शियम की गोलियां और ये विटामिन डी की गोलियां जोड़ों को ठीक कर देंगी। कैल्शियम, विटामिन डी का जोड़ों के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बोन्स के लिए है। जो अगर जॉइंट के अंदर कैल्शियम चली जाए तो जॉइंट खराब हो जाता है। ये कैल्शियम की गोलियां, ये विटामिन डी की गोलियां, ये हड्डियों के लिए हैं कि हड्डियों में जो बोन मेटाबॉलिज्म है, हड्डियों की जो मिनरल डेंसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस वालों के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस वालों के लिए, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों वालों के लिए नहीं है। ये जो ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, MSM, हाइलुरोनिक एसिड है, ये जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज में ये चीज़ें होती हैं जिसमें कैराटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, ये चीज़ें उसमें काम आती हैं।
लेकिन ये कैल्शियम की गोलियां और विटामिन डी की गोलियां बहुत से लोग खा रहे हैं, डॉक्टर्स दे रहे हैं कि इससे जोड़ जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोन के लिए, हाँ ये है कि हड्डी की मजबूती के लिए, मैं उन्हें आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि उसमें मजबूती के लिए ये काम आते हैं। वो आप दूध पिएं, दही खाएं, वो भी, उसमें भी कैल्शियम है, विटामिन डी। हड्डियों में एक कम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होता है। अगर हम ये कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी के हर सेल को कैल्शियम चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो वो होता ही है कि हड्डी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं, वो हड्डी को तोड़ के कैल्शियम निकाल लेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप कैल्शियम का अपनी डाइटरी इनटेक में उसका ख्याल रखें। अब आप गाउट की बात करें जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो टो है वो बड़ा हो जाता है, जी गाउट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बिग टो को अफेक्ट करता है, दर्द होता है उसमें, उसकी सोजन हो जाती है, वो रेड हो जाता है, उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें देखें यूरिक एसिड कहाँ से ज़्यादा, जो मीट होता है ना उससे, जो आप रेड मीट स्पेशली होता है, और जब बाहर के लोग जैसे अल्कोहल कंजम्पशन होती है उसमें उनको ज़्यादा वो इशू आता है। तो इसमें हल एज सच उस तरह यही है कि आप अपना मीट इनटेक कम करें, आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। जैसे पानी पीना है, सर्दियों में पानी पीना तो बहुत ही कम हो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और मीट इनटेक जो होता है वो कम कर दें। उसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है जो अक्सर हमारे उधर इंग्लैंड में तो रेमाटोलॉजिस्ट वाले करते थे कि यूरिक एसिड की वो कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे भी आई थिंक वो यूरिक इस तरह एक गोली पे लगा देते हैं, लेकिन असल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, हमने पूरे घुटने की तो बात कर ली, अब हम कमर दर्द पे आते हैं, क्योंकि हर कोई कमर पकड़ के बैठा होता है। एक तो हमारा पोस्चर बहुत बुरा है, आजकल फ़ोन वगैरह पे भी हम झुके रहते हैं, फिर जैसे आपने कहा वैसे भी हिलते जुलते नहीं है। तो ये जो कमर के इश्यूज़ हैं, स्पाइन के इश्यूज़ होते हैं, कंप्रेशन के, डिस्क की बल्ज हो जाना, स्पेस कम हो जाना, हाइट कम हो जाना, बहुत सारी और चीज़ें, फ्यूज़ हो जाना, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे पेशेंट्स को पता हो कि अगर कमर दर्द हो रहा है तो वो कहाँ जाएँ, क्या करें। देखें जी, कमर का दर्द अगर जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि अपना आधे घंटे की वर्जिश प्लान करें, सुबह कर लें, शाम को नहीं हो सकती। जितने लोग काम करते हैं शाम के थक हार के जब घर आते हैं तो बेशक प्लान बना लें, नहीं करेंगे तो सुबह आप उठें, नमाज के बाद पढ़े कर लें, या नाश्ते से पहले कर लें, जो भी जिसको सूट करता है। तो आधे घंटे की वर्जिश में एक होती है, जैसे अगर कमर के दर्द से बचना चाहते हैं तो हम उससे कहते हैं कोर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें जो पेट के सामने वाले पट्टे होते हैं, कमर के बैक वाले पट्टे होते हैं, फ्रंट ऑफ थाई और बैक ऑफ थाई के पट्टे होते हैं, इनकी वो वर्जिशें होती हैं और इनको वो मजबूत कर देते हैं। और जो मोरे होते हैं, हमारे मोरे ऐसे एक के ऊपर एक पड़े होते हैं और उनके दरमियान में कार्टिलेज की डिस्कें पड़ी होती हैं। तो वो डिस्कें जो होती हैं वो 40 साल तक तो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, वो भी शॉक अब्जॉर्ब करती हैं जब हम रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जंपिंग करते हैं। लेकिन 40 साल के बाद उनकी कैल्सिफिकेशन और डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, उसमें कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। और वो इसकी प्रिवेंशन जो है, देखें आप, एक्सरसाइज है, क्योंकि देखें जो मसल्स हमारे वर्टिब्रा से लगे हुए हैं वहीं से ब्लड जाता है, ठीक है। तो ओल्ड एज में जब 70s में बंदा चला जाता है, अगर आप अक्सर देखते हैं कि लोगों की बैक बहुत स्टिफ हो जाती है, उसकी रीजनिंग ये है कि वो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और जो इसी तरह बोन मिनरल डेंसिटी कम होने से कई बार मोरे कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ डिस्क भी कोलैप्स हुई होती है। तो कई बार हमें ये भी लगता है कि ये फलां बंदे जो हैं, ये बुजुर्ग की हाइट कम हो गई है, तो ये आप वर्टिब्रल कॉलम की हाइट कम होने से वो भी होता है। लेकिन ये सब बेहतर हो सकता है कि अगर यंग एज से या मिडिल एज में भी या ओल्ड एज भी जो जितनी एक्सरसाइज देखें उनको वो उतना पुश नहीं कर सकते, वो अपने लिहाज से जितनी एक्सरसाइज करें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप ज़रूर जाएँ, 8-10 सेशंस करा लें, एक्सरसाइजेस सीख लें। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि वो जो पैड्स हैं, टेंस मशीन है, इंफ्रारेड लाइट है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है और स्ट्रेचेस पे कम होता है। देखें ये ऐसा ही है, लेकिन हमें पेशेंट की एजुकेशन जो है ना उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। पेशेंट्स को खुद भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेशक आर्टिकल्स देख लिया करें। आजकल इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये भी तो फ़ायदा है, आप यूट्यूब पे डाल के किसी भी बीमारी के बारे में और आपको उर्दू में भी मिल जाएगा। शायद पाकिस्तान में लोगों ने इतना पोस्ट ना किया हो, साथ इंडिया के लोगों ने पोस्ट किया होता है, तो आपको उसी ज़ुबान में समझ आ जाता है। तो उसका इलाज क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछा करें कि जी ये इलाज आप क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन है। तो ये चीज़ें भी मरीज़ नहीं पूछते, और डॉक्टर्स को भी ना एक्सप्लेन करनी चाहिए ट्रीटमेंट कि ये भाई ये ट्रीटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, आपके लिहाज से ये ऑप्शन बेहतर है। तो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो बेहतरी आ जाए तो उसको जारी रखें, और अपनी जो हेल्दी लाइफ है, आगे जितनी भी एज, जिस मर्जी एज ग्रुप के आप हों, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप चाहे
आधा घंटा करें, जो फ़र्ज़ करें स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो 2-4 घंटे करेंगे, तो लेकिन हर किसी को आधा घंटे के लगभग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की, ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है, ये भी आप ही के उसके अंदर आता है कि ये नहीं, ये हम पाकिस्तान में तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही सब कुछ ट्रीट कर रहे होते हैं। इंग्लैंड में या यूएस में अगर बात करें तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या ये गाउट को भी, ये या रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आ जाते हैं, ठीक। जिसमें बॉडी में एंटीबॉडीज बनी होती हैं जो इन जोड़ों को, सिर्फ इन जोड़ों को नहीं ख़राब करते, वो और मल्टी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। इनमें अक्सर आंखों का भी मसला हुआ होता है, इनमें अक्सर किडनीज को भी कुछ कंडीशंस अफेक्ट स्किन कर रही का होती हैं। psoriasis के साथ बहुत तो common है। सोरियासिस जैसे जी। सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, तो स्किन रैशेस होते हैं बिल्कुल। एक्सटेंसिव सर्फेस जी। पे। तो ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक्स का इन्वॉल्वमेंट, जो मैं इंग्लैंड की बात करूं तो हमारी ये होती है कि एंड ऑफ द, जब उनको रेमाटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हड्डियों के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनके पास भेजता भी हूँ, तो वो इसका बेहतर इलाज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिफरेंट जो होती है ना डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स आ Drugs चुकी होती हैं, हैं जो बिल्कुल। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही होती हैं, हाँ। और वो उनको रेगुलरली वो कम देते ज़्यादा हैं। करते रहते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। हमारे पास ये पेशेंट बाहर तो उस वक्त आते हैं जब उनकी जॉइंट इतना ख़राब हो जाता है कि वो कहते हैं कि हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ही चाहिए, तो उस स्टेज पे इनकी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। अच्छा, थोड़ा सा बात करेंगे हिप की। बहुत सारे मुझे आजकल यंग पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्हें ये एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है हिप जॉइंट का, और वो इसको एट्रीब्यूट इस पे भी करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लिए जिसके बाद उनको हो गया। इस बात को ज़रूर स्ट्रेस करें कि वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं, वो कौन से ऐसे कुश्ते या फॉर्मुलेशंस या व्हाटएवर लेना शुरू हो जाते हैं जिसके बाद वो दे कम विद दिस काइंड ऑफ कंप्लेन। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। मैंने रिसेंटली 2-3 यंग पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट की है बिकॉज ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस को अगर उर्दू में कहें तो ये जो जोड़ के अंदर वो जो उसका हेड होता है जोड़ का, उसमें खून की गर्दिश ख़त्म हो जाती है और वो डेड हो जाता है। तो क्यों होता है? जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारी सोसाइटी में है वो है स्टेरॉइड्स। तो ये जो सप्लीमेंट्स में अगर स्टेरॉइड्स हैं दैट कैन कॉज इट। मेरा एक पेशेंट अभी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में उसका कोविड ट्रीट हुआ, तो 2 हफ्ते उसको एक बड़े हाई स्टेरॉइड्स मिले, and unfortunately he ended up bilateral avascular necrosis of his hips। तो एक हिप तो मैंने भी रिप्लेस कर दी है, दूसरी भी अनफॉर्चुनेटली उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, जो पेरिफेरी में लोग रहते हैं, जो हकीमों के पास जाते हैं, जो कुश्ते खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं जी हमने खाया है तो ठीक हो गए, तो वो ख़राब हो जाता है, जोड़ ख़राब करते हैं। सिर्फ जोड़ नहीं है, मेरा 1-2 साल पहले एक पेशेंट का इसी तरह फ्रैक्चर हुआ। आई थिंक ही वाज अराउंड 40 साल के लगभग उसकी उम्र थी। उसकी हड्डियां सारी बुर गई। उसके मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या खाया, तो वो एक हकीम साहब उसे मैदे की दवाई देते थे, 1 साल वो स्टीरॉइड्स खाता रहा और वो उसका रीनल बायलैटरल रीनल फेलियर भी हो गया। सिर्फ ये नहीं है कि हड्डियां खराब होती हैं, गुर्दे भी खत्म हो जाते हैं। ये बात प्लीज मैं बार बार लोगों को स्ट्रेस करूंगी कि ये जो इधर उधर की गोलियां, मैजिक पिल्स मिल रही होती है ना, कोई भी ट्रीटमेंट मैजिक नहीं होता। प्लीज आप क्वैक से लेके स्टीरॉइड्स ना लें। आप वैसे भी किसी भी चीज से, ये हमारे यहाँ डेकाड्रॉन इंजेक्शन बड़ा फेमस है, जो चाहे उसको लगा देते हैं क्योंकि फील गुड होता है ना, फौरन इंसान ठीक हो जाता है। आपने ये नहीं करना, सो मच सो कि आपने स्टीरॉइड वाली क्रीम्स भी वाइटनिंग के लिए नहीं लगानी, क्योंकि आप रोजाना इतनी ज्यादा टॉपिकल वो करते हैं, उसमें भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और स्टीरॉइड्स कितने ज्यादा डेंजरस हैं फॉर जॉइंट्स। तो हमने बात की है अभी तक, तो घुटने की बात हो गई, कमर की बात हो गई, अब हम आते हैं शोल्डर पे। बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर हुआ हुआ है, फ्रीज ही हो गए हैं वो बिल्कुल। तो इसका व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड उसके कौन से टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हैं और उसका भी फिर क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, शोल्डर जो है ना, हमारे, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड जो जॉइंट है वो शोल्डर है। यहाँ पे किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो एक ही उन्हें कहते हैं टीका लगा देते हैं। और शोल्डर सब, मैंने शोल्डर में फेलोशिप की, पूरी 1 साल ट्रेनिंग की मैंने समरसेट से, और मैं शोल्डर रिप्लेसमेंट्स भी करता हूँ। उसकी एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है वो भी करता हूँ। शोल्डर की मैं वो आर्थ्रोस्कोपिक कैमरे से भी इलाज करता हूँ कि अगर वो छोटे मोटे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक हो जाती हैं। तो शोल्डर का जो मसला होता है ना, इसमें कई सारी बीमारियां, पैथोलॉजीज हैं। एक फ्रोजन शोल्डर, हर यहाँ पे अगर रोटेटर कफ का मसला हो या बाइसेप्स टेंडनाइटिस का मसला हो, या वहाँ पे इम्पिंजमेंट हो रही हो कि उसमें दर्द हो रहा हो, डिफरेंट, इसकी कम से कम 6-8 कंडीशंस हैं। यहाँ हर किसी को, जो यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं वो उसको लेबल कर देते हैं जी कंधा जकड़ गया है, या कोई 60s में होंगे तो कहेंगे जी कि आपकी उम्र गुजर गई है, बस आप एक टीका लगवाएं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस।
क्योंकि जो चीज़ ठीक हो सकती है, अभी रिसेंटली भी मेरे पास पेशेंट आए, ऊपर एक छोटा सा जॉइंट यहाँ पे होता है, एसी जॉइंट आर्थराइटिस, तो वो मेरे पेशेंट कई लोगों से फिर के आ चुके हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट के पास, मेरे जानने वालों के पास जा चुके हैं, तो वहाँ पे वो उसको दर्द वहाँ पे होता है जिसकी वजह से ही इज़ यंग, ही इज़ अराउंड 40, और वो उसका दर्द 2 साल से नहीं जा रहा। और अभी एमआरआई और दूसरी चीज़ उसको एक टेंडन होता है कि बाइसेप्स का टेंडन शोल्डर जॉइंट के अंदर से होकर लग के आता है, तो वो उसकी इरिटेशन हो रही है। तो वो हर बार जाते हैं तो कोई ना कोई उन्हें ना कंधे के अंदर टीका लगा देता है और कहता है जी ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी कराएं, गोलियां खाते रहें। उसको सही नहीं करेंगे जब तक आप उसकी तशखीस नहीं करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंधे का मुआयने से पता चल जाता है कि मसला क्या है। फिर मैं जो आगे टेस्ट कराता हूँ, एक्सरे या एमआरआई कराता हूँ, तो उसको कंफर्म करने के लिए करता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है। तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट देखें, आप 7-8 चीज़ें मसले हो सकते हैं, जो मसला अगर आप उसकी तशखीस नहीं करेंगे, पता नहीं चलाएंगे कि ये क्या मसला है, तो आप एक वैसे हवाई फायर जैसे मारते हैं कि बस ये कंधे में टीका लगा दो, यही बात है। तो ये वो है। तो शोल्डर रिप्लेसमेंट बहुत अनकॉमन है, एक तो एक्सपेंसिव है, यहाँ हमारे यहाँ चीज़ें नहीं बनती, इस वजह से भी नहीं होती, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, लोग ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो इस वजह से ये अनकॉमन है। लेकिन जो बाकी शोल्डर की कंडीशंस हैं, दे कैन बी ट्रीटेड क्वाइट सक्सेसफुली अगर आप तशखीस अच्छी कर लें। अच्छा, हम बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों के अंदर जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, जैसे हड्डियां वड्डियां उनकी टेढ़ी हो जाती हैं, उसका थोड़ा सा बताइए कि कैसे न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे में भी, बाद में भी, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है, और कैसे माएँ जो है वो इंश्योर करें कि उनकी बच्चों की हड्डियाँ जो हैं उस तरह से इफेक्ट ना हो। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक अलहदा से एक फील्ड है। वहाँ पे हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारी जितनी भी 8 साल की ट्रेनिंग होती है इंग्लैंड में, उसके बाद जिसने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स करना है वो 2-3 साल आगे एक ख़ास यूनिट्स में उनमें जाके ट्रेनिंग करके, और वो सारी ज़िंदगी काम ही पीड्स ऑर्थोपेडिक्स का करते हैं। तो पाकिस्तान में तो सैडली जो ट्रेनिंग की बहुत डेफिशिएंसी है। और दूसरी बात ये कि ये आपने जो क्वेश्चन किया कि अगर मैं गाइडलाइंस इन सब लोगों को दूं जो सुन रहे हैं, कि बच्चों को देखें, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की, दूध, दही, मक्खन, घी, ये चीज़ें अच्छी खिलाएं। बच्चों को अगर कोई आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो सही नहीं चल रहा, या इसमें टांग की टेढ़ापन है या कुछ है, तो आप उसको अर्ली जिस मर्जी शहर में अच्छे जो आर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। और प्रेफरेबली अगर कोई बच्चों का ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ऐसे 1-2 लोग पेशावर में हैं जिनको मैं जानता हूँ। मैं अपने पेशेंट जो कम्प्लेक्स इस तरह के बच्चों के डिफॉर्मिटी के हैं, मैं उन्हें भेज देता हूँ। क्लब फुट तो जो नॉर्मल एक वो कॉमन कंडीशन है, उसकी हम एक पॉन्सेटी कास्ट होती है, खास तरीके से हम उसको प्लस्तर या कास्ट लगाते रहते हैं, और वो 6-8 हफ्तों में ठीक हो जाता है। उसके बाद हम उनको रात को एक बार एंड बूट्स ट्रीटमेंट होती है कि 2-3 साल तक वो करें तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। उसको वो 4 साल अगर नहीं फॉलो करते तो उसका डेफिनेटली दोबारा रिकरेंस दोबारा वो हो जाएगा। फिर दोबारा वो करेंगे, फिर दोबारा सर्जरीज भी करेंगे, छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं, करेक्टिव ऑस्टियोटमीज होती हैं, वो करनी पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। बेहतर ये होता है कि बच्चा शुरू में वो ठीक करके, वो जो हम बार एंड बूट्स वो लगवाते हैं, वो 4 साल ज़रूर इस्तेमाल करें। वो तो ये बच्चों को देखें, एक तो डाइट के लिहाज से, दूसरा इसको निगलेक्ट ना करें, नज़रअंदाज ना करें आपको कि नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। या हमारे उधर तो पहलवान के पास, हकीमों के पास और पीर साहब के पास ले गए थे, बस मंत्र पढ़ दिए। लेकिन हम दुनिया कहाँ पहुँच गई है। हम अभी भी जो इस तरह की बीमारियों को ना कि मंत्रों से ठीक करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप जहाँ पे भी हैं अपने देखें, बच्चे हैं, आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, देखें लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं, तो आप उधर ले जाएँ। इसी तरह पिम्स में एक है, वहाँ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स तो नहीं है, बच्चों के सर्जन हैं वहाँ पे, वो भी इस चीज़ का इलाज करते हैं। तो हर जगह अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में ही जाके, प्राइवेट में इलाज महंगा है, हॉस्पिटल्स के खर्चे ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स चार्ज ज़्यादा करते हैं। कितना अच्छा है, कितने अच्छे और पहले डॉक्टर हैं जो खुद से सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट तो ज़रूर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर लेकर जाएं, लेकिन डिले नहीं करना, आपकी डिफॉर्मिटी नहीं होने देनी, क्योंकि फिर बच्चा जो है हमेशा के लिए डिसेबिलिटी की तरफ जो है वो चला जाता है। तो इसके ऊपर हम जब जॉइंट हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे बोन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ
जो यंग लड़कियां हैं, राइट, उनको तो बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्थ इग्नोर की जाती है। उनके अंदर आपको किस किस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ हड्डियाँ? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, उन यंग लड़कियों के भी हड्डियों में दर्द होता है। देखें, जो सबसे बड़ा यंग लड़कियां जो हमारे माशरे में, उनको कोई भी एक्सरसाइज का ना तो कल्चर है ना कहा जाता है, और घर वाले भी उसको मेरा ख्याल है डिस्करेज ही करेंगे कि अगर वो कहें कि मैंने फ़र्ज़ करें जिम जाना है, उसको डिस्करेज करेंगे। जिम को छोड़ दें, अगर बेटी को आप घर में भी, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि वो एक ऐसे कोई फ़र्ज़ करें, हमारे घर में कमरे होते हैं, अपने कमरे में एक्सरसाइज कर लें, कोई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इक्विपमेंट रख लें। और बाकी जो बच्चियां हैं वो आजकल मैंने वो देखा है, कुछ सेंटर्स हैं बच्चियों के लिए अलहदा, वो ताइक्वांडो सिखाते हैं, मुख्तलिफ तरह के कराटे स्किल्स सिखाते हैं। तो स्विमिंग करनी चाहिए। असल चीज़ उनको भी उसी तरह अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एक्सरसाइज की, वर्जिश करने की, चाहे घर में ही हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि उन्हीं बच्चियों ने नेक्स्ट मदर्स बनना है, और वो हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बच्चा डिलीवरी तभी करेंगी जब वो खुद कोई शक नहीं है कि वही उन्होंने नेशन को आगे बिल्ड करना होता है। जैसे अगर आप उनकी लुक आफ्टर अच्छी नहीं करेंगे तो आप पूरी नेशन की लुक आफ्टर नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप देखिए, बेटे को खाना दिया जाता है, बेटी को इग्नोर कर दिया जाता है, फिर उसी बेटी ने आगे पूरे जनरेशन को भी। ये तो इस्लाम की टीचिंग के भी खिलाफ है। बेटी पहले होती है, बेटे बाद में होते हैं। आप अगर इस तरह वो बात करें तो इस्लाम भी यही कहता है कि बेटियों का ज़्यादा वो ख्याल करें और इनका लुक आफ्टर करें, एक्सरसाइज ये करें, इनका डाइट अच्छी हो। जैसे मैंने आगे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें। दूसरा, बच्चियां आजकल फॉर सम रीज़न मीट भी नहीं खाती। उन्हें, मेरी बेटी है वो भी गोश्त को उठा के साइड पे रख देती है कि नहीं वो खाना। तो मीट से और ये मीट जो है ये प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है। बिल्कुल, मीट भी उतना ही जरूरी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी, मोहम्मद सियार बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी बताइए। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी मिसेज के ना दोनों हाथ बाजू सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके मामले में पूछना था कि एज क्या है उनकी? एज क्या है उसकी? 38 है। 38 उनकी उम्र है। और उनके हाथ, जी, हाथ सुन होना जो है ये अभी यंग एज है 38। अगर दोनों हाथ सुन होते हैं और ख़ास तौर पे दोनों हाथों की ये अंगूठा और ये 3 उंगलियां सुन होती हैं, तो इसको एक कंडीशन है, हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये लाइकली है कि क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसीज के बाद भी हो जाता है, ख़ास तौर पे जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हाथ सुन हुए होते हैं, हाथों का पोस्चर यूँ हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक नर्व होती है, मीडियन नर्व, यहाँ पे वो रग प्रेस होती है, तो कई बार उसके ऊपर जो बैंड होता है वो टाइट हो जाता है। तो उसको कई बार हम रिलीज़ पहले मैं तो एक इंजेक्शन ट्राई करता हूँ कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएं, तो समटाइम्स जो इन्फ्लेमेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक स्प्लिंट होते हैं, रिस्ट स्प्लिंट लगा दें, रातों को लगा के सोया करें 4-6 हफ्ते, तो वो ठीक हो जाता है। और अगर इससे ठीक ना हो तो एक छोटी सी लोकल एनेस्थेटिक में सर्जरी करते हैं जिसमें उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो एक तो ये कंडीशन है जो हो सकती है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो अक्सर ओल्ड एज ग्रुप में होती है कि जो गर्दन में आर्थराइटिस आ जाता है, उसकी वजह से जो रगों पे दबाव आता है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उसमें सिर्फ हाथों का नहीं है उसमें सुन जो है वो बाजू भी होता है या यहाँ तक भी होता है या इसमें उंगलियाँ होती हैं। तो ये दूसरी कंडीशन है जिसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं कि इसके आर्थराइटिस की वजह से, गर्दन के आर्थराइटिस की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से ये होता है। और तीसरी एक कंडीशन हाथ सुन होने की, अगर ये 2 छोटी उंगलियां सुन होती हैं तो समटाइम्स एक नर्व यहाँ पे एक रग होती है जिसको हम अल्नर नर्व कहते हैं, वो उस पर एक बैंड की वजह से किसी वजह से प्रेशर होता है और ये छोटी उंगली और इसके साथ आधी ये उंगली जो है सुन हो जाती है। उसका इलाज जो है अक्सर अगर ना वो सेटल हो रहा हो 6-8 महीने और मालिश और उससे और पेन किलर से, तो उसकी भी एक छोटी सी सर्जरी उसका। कितना अच्छा डिटेल्ड आंसर था, पूरी एनाटमी उन्होंने याद करा दी है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है अगर आपका ये वाली इफेक्ट हो रहा है थंब या फिर ये दोनों फिंगर्स हो रही है। और सर्जरी के जरिए जो है, पहले वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें इंजेक्शन लगता है और बाद में सर्जरी के जरिए भी उसे रिलीज किया जा सकता है। और नमनेस के लिए वैसे इन्वेस्टिगेशन करा लें और जाके डॉक्टर को दिखाएं कि वाकई कार्पल टनल है, वो एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, और नमनेस की और कुछ वजूहात हो सकती हैं
हैं, जैसे डायबिटीज हो सकता है या आपकी सर्कुलेशन में कोई इशू है, वो टेस्ट तो आपके वैसे ही रूटीन में हो जाएंगे, जस्ट टू रूल आउट कि कोई और रीजन तो नहीं है कि क्यों आपका हाथ जो है वो सुन हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी इज अ मस्ट। सेप्टिक आर्थराइटिस की थोड़ी बात करते हैं। जिन लोगों को आप देखिए हमारे यहाँ बहुत इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है और इन्फेक्शन के बाद जॉइंट जो है वो लाल हो गया, सोजिश हो गई, बुखार हो गया और वूंड केयर भी नहीं होती, अक्सर वूंड भी गलत है, फिर जो स्क्रूज और ये सब कुछ लगते हैं पता नहीं कहाँ से लगवा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी पोस्ट ऑप केयर भी नहीं होती और उसके बाद एक बहुत बड़े इन्फेक्शन जो कि ख़राब हो रहा होता है उसकी तरफ हम आते हैं। तो थोड़ा सा इसका बताइए, क्योंकि बहुत ट्रॉमा केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और पोस्ट केयर नहीं होती। देखें, जो सबसे ऑर्थोपेडिक्स में इमरजेंसी कंसिडर की जाती है उनमें से एक जो है वो किसी भी जॉइंट में इन्फेक्शन का होना है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसमें लोग जो बाहर होते हैं वो अगर उनको हॉस्पिटल आते हैं तो हम उनके घुटने में से पानी निकाल के उसको इमरजेंसी बेसिस पे भेजते हैं कि बताएं कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ग्राम स्टैनिंग कराते हैं और साथ MCS के लिए भेजते हैं। और अगर एज अ सर्जन मुझे लगे कि ये इसमें ये जो फ्लूइड मैं निकाल रहा हूँ ये नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, ये पस है या पस लाइक है, तो मैं उसको यहाँ पे भी उसको मैं वॉश आउट सजेस्ट करता हूँ। वॉश आउट करके जोड़ को साफ करना होता है, क्योंकि अगर सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाए तो 8 से 10 घंटों में वो जो बैक्टीरिया हैं वो कार्टिलेज को सबको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपने आर्थराइटिस कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन आपका घुटना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, राशिद शरीफ मेरा नाम है जी। मेरा एक गोड़े में दर्द रहता है, तकरीबन मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर नमाज पढ़ता हूँ, बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है, बस ये मेरा एक मोरे में दर्द। एज क्या थी? एक टांग में, गोड़े में, एक गोड़े में दर्द। नहीं, मैं उम्र पूछ रही हूँ। उम्र आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 57-58 बरस है इस साल। 57। जी, इनका अगेंस्ट अराउंड 60 हैं। तो एक घुटने में अभी अगर इनका दर्द भी मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर वाली साइड पे दर्द होता है, इनका असेसमेंट होना ये चाहिए कि स्टैंडिंग AP व्यू कराएं घुटने का, वेट बेरिंग, और लैटरल व्यू कराएं। इनका मोस्ट लाइकली घुटने के अंदर वाली जगह से गैप कम हो जाता है। वो जो गैप कम होता है तो अंदर जो मैंने आपको समझा रहा था कि वो रिंग स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं तो उन पे दबाव आता है और वो उनमें टेयर्स भी आते हैं और वो टूटते भी हैं। अच्छा। तो इस एज में मोस्ट कॉमन रीज़न जो इनके घुटने का हो सकता है वो आर्थराइटिस हो सकता है। असेसमेंट क्लिनिकली हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते। इस एज में जो होता है कि हम आर्थ्रोस्कोप या की होल कैमरा डाल के इनको नहीं करते, क्योंकि अगर आर्थराइटिस आ गया तो वो ठीक नहीं होगा। या तो उसको इंजेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करें, या फिर अगर बिल्कुल ख़राब हो गया है तो मैं आधा घुटना भी तब्दील कर सकता हूँ, और या अगर पूरा जोड़ ख़राब है तो पूरा घुटना भी तब्दील हो जाता है। तो ये इसकी वो एक स्टेप लैडर अप्रोच होती है। तो ये अगर पेन किलर्स खाएं, जैसे स्ट्रेंथनिंग करें मसल्स की, ये एक्सरेज लोकली करवा लें और दिखा लें किसी को, और उसी से आगे फ़र्ज़ करें मेरा ख्याल है इंजेक्शन से बेहतर हो जाएंगे, तो इनको ये कराना चाहिए। अच्छा, जो लड़के जिम जाते हैं, एक तो वो स्टेरॉइड्स ना लें, वो एक गलत चीज़ है। दूसरे नंबर पे वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बहुत हैवी वेट्स भी लिफ्ट कर देंगे, ओवरडू भी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप उनको सजेस्ट करेंगे कि कौन से वो सेफ लिमिट्स हैं जिसके अंदर वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज तो इस वजह से भी हो रही हैं कि दे आर डूइंग इट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। देखें, यंग एज में देयर आर नो सेफ लिमिट्स, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्ट्रेच योरसेल्फ एज हार्ड एज यू कैन स्ट्रेच, लेकिन द की इज कि आप हमेशा स्टार्ट स्लोली करें और उसको बिल्ड अप करें, और वो हीट अप करना और होता है, वार्म अप जो होते हैं, जैसे क्रिकेट right? है, फुटबॉल है, हम जो भी वो स्पोर्ट्स करते हैं तो पहले वार्म अप होता है। क्रिकेट में हम हमेशा एक ग्राउंड का चक्कर लगा के हमारा कोच वो फिर स्ट्रेचेस करवाता है, शुरू कराता है। और ये जो क्रिकेटर्स हमारे होते हैं ये बैटिंग करने से पहले भी पीछे नेट्स करके आ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक मसल्स और सर्कुलेशन वो फ्लो चल चुका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जिम वर्कर्स हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो ये भी जाते हैं थोड़े स्ट्रेचेस करें, 5-10 मिनट्स, बोरिंग लगता है स्ट्रेचेस करना, स्ट्रेचेस करें, फिर वेट लिफ्टिंग करें। वेट लिफ्टिंग में भी ये नहीं है कि अभी मैं अगर जाके जिम में जाता हूँ तो पहले दिन मैं 30-40 उठाता हूँ तो साथ ही मैं कहूँगा मैं 80 किलो भी उठा लूँगा। तो वो जब आप 30 से एकदम से 80 पे जाएंगे ना, तो आपका उसमें जो मसल रप्चर या टेंडन रप्चर या टेंडनाइटिस उससे शुरू हो जाता है। तो आपने किसी भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट ग्रेजुअली इंक्रीज करना है।
आपने अपनी वो कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाएं, सही अपनी बसात के मुताबिक जो है वो अपना वो करें। और ये उसको। जो सर्द गर्म हो जाता है कि अचानक एसी में से हम गर्मी में चले जाते हैं, गर्मी में से मतलब हीटर के सामने से बाहर चले जाएं, इसका कोई रोल होता है? देखें सर्दी तो हर एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। सर्दी गर्मी का जो स्विच है, डज इट मैटर टू द जॉइंट्स? सर्दी और गर्मी का स्विच, सर्दियों में तो जॉइंट पेन्स ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन वो ज़्यादा होता है। हाँ। लेकिन जैसे एथलीट्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी ये प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉलर्स, ये क्रिकेटर्स भी होते हैं, तो ये मैच के बाद इनको आइस वाटर टब में बिठा देते हैं कि वो मसल्स के लिए अच्छा होता है। अच्छा। वो बड़ा मुश्किल काम है तो उसको ट्राई करना भी एक मुश्किल काम है कि इतना वो कोल्ड वाटर में इमर्शन में उसमें वो बेसिकली वो बेहतर होता है एथलीट्स के लिए। लेकिन आम बंदे के लिए जो आप जो बात कर रही हैं कि आम बंदा सर्दी से गर्मी में, तो वो उसका एज सच इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। So basically the key is of all of this कि आज के बाद इस प्रोग्राम में स्पेशली आज का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम करने से पहले भी सारे के सारे वो जो ड्रिल हमें स्कूल में कराते थे असेंबली में, वो ड्रिल ज़रूर किया करें। वार्म अप भी होगा, दिमाग भी खुलता है, जॉइंट्स भी खुलते हैं और हरकत में बरकत भी होती है। जी अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही है? अदनान महमूद बात कर रहा हूँ हसन अच्छा, अब्बास। अदनान जी बताइए। अदनान मैम ये इशू है कि मैं गिरा हूँ, लगी है चोट तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो मैंने इसका इलाज भी बहुत कराया है, फिजियोथेरेपी भी कराई है, पर ये दर्द नहीं खत्म हो रहा। कहाँ का जोड़? ये कमर का जोड़ है राइट साइड पे। और एज क्या है आपकी? एज मेरी 26 है। 26 है। बहुत ज़्यादा हमारे पास बाइक एक्सीडेंट्स इस तरह के आते हैं। देखिए अब बात वहीं आ जाती है कि तशखीस की या डायग्नोसिस की। अब ये 2 साल से इनकी कमर में दर्द है। अब ये हसन अब्दाल से बात कर रहे हैं, आई होप कि इन्होंने किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया हो। असल चीज़ जब तक तशखीस नहीं होगी तब तक इलाज नहीं होगा। अगर वैसे ही दर्द की दवाई खाते रहें, इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए होंगे तो उसमें जैसे इनके एक्सरेज होते हैं या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो अगर हम फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हो तो हम सीटी स्कैन करा लेते हैं। और दूसरा ये चेक करते हैं कि कोई नर्व डेफिसिट तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो रगें कमर से निकल रही हैं वो डैमेज हो, उसमें कमज़ोरी हो। तो अगर इनका दर्द नहीं जा रहा तो इनको बात यह कि क्लिनिकल असेसमेंट के बगैर कोई नहीं बता सकता कि ये दर्द क्यों है। तो मुख्तलिफ देखें स्पेशलिस्ट हैं, हर स्पेशलिस्ट एक अपने वो है। तो तशखीस जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अच्छी तशखीस नहीं करेंगे आप अच्छा इलाज नहीं कर सकते। तो इनको अच्छे जो भी अपने करीब भी हों स्पेशलिस्ट, उनसे जाके दिखाएं। और जैसे स्ट्रेचिंग्स हैं, अगर बैक की अगर फ़र्ज़ करें इनको फ्रैक्चर नहीं है, हो सकता है इन्होंने एक्सरे कराया हो सकता है इन्होंने MRI कराया हो, कुछ भी नहीं है तो इनको अपर बैक की और लोअर बैक की स्ट्रेचेस करनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास देखिए ना हर वक्त ट्रैफिक जैम होता है, बहुत लॉन्ग रास्ते हैं, बहुत ही लंबे रास्ते, हर वक्त गाड़ी में हम बैठे रहते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे? सारे हमारे बेचारे ऊबर करीम के ड्राइवर्स भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, फ्रेट भी पूरा हो रहा है, हम खुद भी, मैं तो खुद वहाँ से यहाँ तक रोज आना होता है। तो उसके ऐसे लोगों के लिए क्या हल है कि उनकी बैक एक और उनको ये जो ये वाली एक है ये इनको ना हो? देखें ये तो नॉन फैक्टर है डिस्क डीजनरेशन का। ड्राइविंग और जितने भी हैवी व्हीकल ड्राइवर्स हैं या इवन के जो हमारे मेनिस्कस की जो प्रॉब्लम्स और कार्टिलेज के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अगर आप रेगुलरली 2 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करते हैं डेली बेसिस पे तो उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको तो देखें अगर एज अ प्रोफेशन कोई ऊबर चला रहा है या करीम चला रहा है तो ऑब्वियसली उसकी तो ये लिविंग है, वो ख़त्म तो नहीं कर सकता। लेकिन होता ये है कि वो लोग भी कुछ भी नहीं करते। सुबह वो हो सकता है पराठा खा के अगला काम सीधा गाड़ी में जाके बैठे, सारा दिन गाड़ी में बैठे रहे, रोके थोड़ा सा उठे, स्ट्रेचिंग कर लें, स्ट्रेचेस कर लें, सुबह थोड़ी एक्सरसाइज स्ट्रेचेस कर लें, शाम को कर लें। और जैसे कोर ट्रेनिंग है, कोर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जिसमें पेट के, हाँ पिलाटेस हैं, ये लंजेस होते हैं और ये जो हैं ये सारा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवार कियानी। डॉक्टर अनवार कियानी ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन जो AK ऑर्थोपेडिक्स DHA में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको जाके दिखा सकते हैं। आज हमने बात की भाई जोड़ों की, बैक एक की, नेक एक की, हर किस्म के एक की। और अब तक जितने भी हम प्रोग्राम्स करते आए हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से के थे, की चीज़ यही थी कि भाई आपकी हरकत में बरकत है, खुद को जंग ना लगने दे, हिलते जुलते रहें। तो इसलिए जितने भी हमने भी केक ला के रख लिया, लेकिन केक के साथ साथ हम इससे पहले सब के सब एक दौड़ लगाएंगे पूरे स्टेशन की और हम
हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं अपने लिए कि हम आइंदा इस आने वाले साल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे फिजिकली, और हर वक्त फिजिकल एक्टिविटी पे लोगों को इनवाइट भी करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी में अपने बच्चे, अपने फैमिलीज को इंडल्ज करेंगे, ताकि हमारा जहन भी खुले और हमारे जोड़ भी खुले और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।